नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजाना न्यूज का खास कार्यक्रम आपातकाल की कड़वी यादें। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ संघ के दो वरिष्ठ स्वयंसेवक, वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्होंने आपातकाल के दौरान काफ़ी लंबा समय जेल में बिताया है, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया है, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना समय, अपना संघर्ष जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया है। ऐसे श्री कृष्ण कुमार अस्थाना वरिष्ठ पत्रकार हैं जो 21 महीने तक कह सकते हैं कि जेलों में रहे, आपातकाल के खिलाफ स्वदेश के संपादक थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और दूसरे हमारे खास मेहमान हैं श्री ईश्वर हिंदुजा, जो डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं। 19 महीने तक वे भी जेल में रहे, लंबे समय तक संघ का स्वयंसेवक के रूप में और विभिन्न पदों पर विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते रहे, आज भी कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अस्थाना जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो 75 में 25 जून 75 में जब आपातकाल लगा, तब देश की काल परिस्थितियाँ क्या थीं जो श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्हें आधी रात को राष्ट्रपति जी को उठाकर आपातकाल लगवाना पड़ा? इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय इंदिरा जी के खिलाफ आ गया था। इसके कारण से वे अब न तो प्रधानमंत्री रह सकती थी और न संसद सदस्य। सही बात यह थी कि संविधान के अनुसार उसे उन्हें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन शासन करने का जो लोभ था, उस लोभ के कारण से वे न पद छोड़ सकी और न अपने ऊपर के आरोपों का कोई उत्तर दे पा रही थी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि समाज में सब तरफ विरोध था। जयप्रकाश जी देश भर में घूम करके और जन जागरण कर ही रहे थे। हताशा की स्थिति में उन्होंने 25 जून की रात को और आपातकाल लगाने का निर्णय लिया। आधी रात के बाद जाकर के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लिए। तो उस हताशा ने असली में ऐसी स्थिति पैदा कर दी। मैं सोचता हूँ शासन के इतने जिम्मेदार लोग, इतने श्रेष्ठ परिवार से आई हुई इंदिरा गांधी, वे भी अपना विरोध और कोर्ट का निर्णय नहीं सहन कर पाई। ये देश का दुर्भाग्य ही था कि संविधान की हत्या करके उन्होंने देश में आपातकाल लगाया। हिंदुजा साहब, आप बहुत लंबा समय आपने जेल में बिताया। जब आपातकाल की घोषणा हुई तो आपको अचानक कैसे पुलिस ने उठाया? मैं आपको एक फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ, पुरानी यादों की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि आपको कब पता चला कि आपातकाल लग गया और अब आपको जेल जाना है? आपातकाल तो पता उसी दिन लग गया था, क्योंकि मैं स्वदेश में था। स्वदेश में रात्रि का 25 तारीख को जो रात का रहता है, वो तो समाचार पत्र छप चुका था। सुबह जब पुलिस वहाँ पर आई तब मेरे को पता लगा, तो उन्होंने बोला कि भाई आपको समाचार पत्र बंद करना है। तब तक तो छप ही चुका था, क्योंकि एक्चुअली 25 की रात को जो था वो कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था, बड़े बड़े नेताओं को। और 26 को सुबह 8 बजे इंदिरा गांधी ने अपने रेडियो पर और इस प्रकार का बोला था कि देश में आपातकाल लगाया गया है, लेकिन आप सब लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समाचार आया। अब उसमें क्या हुआ था कि हमारे जो संघ कार्यालय है, अर्चना कार्यालय, जो भी डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अंतर्गत ही बना हुआ है अर्चना कार्यालय, तो उसमें जितने भी लोग बैठे थे, उसमें प्रचारक थे, सुदर्शन जी थे जो बाद में सरसंघ चालक बने, सुरेश जी सोनी थे, और अस्थाना जी भी वहीं से गिरफ्तार हुए, और भी 2-3 ऐसे प्रचारक थे, उनको एकदम उठाकर ले गए। तो शुरू में तो क्या हुआ कि जितने बड़े बड़े लोग थे, यानी उनको गिरफ्तार किया गया। नेताओं में भी जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि संघ पर प्रतिबंध जो है ये 4 जुलाई को लगा। संघ पर प्रतिबंध 4 जुलाई तक लगा हुआ नहीं था। और 2 जुलाई को तो मेरी शादी थी, उसकी पत्रिकाएं भी बढ़ चुकी थी सब, और शादी में काफ़ी लोग आए भी थे। लेकिन डर तो लग रहा था कि भाई गिरफ्तार करके ऐसा ना ले हो जा कि सकते हैं, स्टेज वहीं से शादी में से ही उठा ले शादी जाए। के फेरे भी पूरे नहीं हो जाए, ले जाए। तो शादी हो गई? शादी हो गई। फिर मैं शादी होने के बाद घर पर नहीं रहा, क्योंकि देखा कि धरपकड़ चल रही है, तो फिर अलग अलग जगह पर रहा। और मैं थोड़ा अंडरग्राउंड होकर कार्य किया कुछ। आपको कब गिरफ्तार किया? हाँ, आपको कब मैं गिरफ्तार फिर किया? मैंने सोचा मेरे पिताजी को और रख लिया वहाँ पर थाने पर। अब उनकी उम्र ज़्यादा थी, कभी जीजाजी को पकड़ के रख लिया, कभी ससुर को पकड़ के रख लिया। तो इस प्रकार का जब करा तो मैंने कहा इनको काय को अपन संकट में डालें। तो फिर मैंने सोचा कि 15 अगस्त को मैं एक्चुअली फिर जयपुर चला गया था। जयपुर में राजस्थान पत्रिका में भी वही मशीन लगी जो
स्वदेश इंदौर में लगी थी। तो उन्होंने मेरे को बुलाया था भी उसका आपको इरेक्शन और यानी चालू करना है उसको, और 15 अगस्त का हमको 4 कलर पेज में जो है वो एक निकालना है। तो उसके लिए मैं वहाँ चला गया। फिर मैंने सोचा अब वो 15 अगस्त तक मेरा काम वहाँ हो गया था, क्योंकि उनका पेपर वेपर सब बढ़िया निकल गया। तो मैंने सोचा 15 अगस्त को जो है अपन आकर आंदोलन करेंगे और गिरफ्तारी देंगे। तो मैं फिर इंदौर आ गया। इंदौर आया तो फिर जैसे ही मैं सुबह उठा तो तुरंत पुलिस मेरे घर पे आ गई। यानी आंदोलन करने के पहले ही उनको पता लग गया कि मैं इंदौर आ गया हूँ, क्योंकि मेरी खोज तो चल रही थी। क्योंकि उसके पहले क्या हुआ था कि मेरी एक डायरी पकड़ा गई थी जिसमें काफ़ी कार्यकर्ताओं के नाम लिखे थे। वो डायरी क्या था, हम बैठक करते थे अलग अलग जगह पर, तो वो कहीं छूट गई थी। अब छूट गई थी, उसके बाद मेरी शादी आ गई तो वहाँ रह गई, मेरे को ध्यान नहीं रहा क्या रहा। तो वो उसके कारण थोड़ा सा वो हो गया। तो मेरे को तो ढूंढ ही रहे थे वो। तो 15 तो अगस्त फिर के 15 अगस्त को ही सुबह वहाँ पर मैं अस्थाना जी, जेल के अंदर कभी आपको ऐसा लगता था कि ये इतनी इमरजेंसी लगा दी है, सारे बड़े नेता, टॉप लीडर्स और संघ का काम करने वाले, परिवार का, समाज का काम करने वाले लोग जेल में आ गए हैं, तो कभी आपको ऐसा लगता था कि आपातकाल खत्म होगा और हम बाहर आएंगे, या आपको लगता था कि अब ये जीवन इसी में गुजारना पड़ेगा? क्योंकि बताते हैं कि जेल में भी बड़ा दुर्व्यवहार होता था और एक के बाद एक जो है वहाँ निराशाजनक स्थितियाँ पैदा की जा रही थी मिसाबंदियों के साथ। प्रारंभ के दिनों में तो जिस प्रकार का वातावरण निर्माण किया गया देश भर में, उससे सबको ऐसा ही लग रहा था कि शायद कभी इससे मुक्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि अत्याचारों के जो समाचार देश भर से आ रहे थे वो इस प्रकार के थे कि वे चरम तक पहुंच चुके, अत्यंत पीड़ादायक समाचार थे। तो लोगों को लग रहा था कि शायद अब सारी ज़िंदगी यहीं सड़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और ये बर्बरता के समाचार भारत से बाहर विश्व के दूसरे देशों तक फैलने लगे, इंदिरा जी पर भी, बाकी सारे दलों का भी और उनके दल के भी कुछ लोगों का जो दबाव पड़ा, तो उसके बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल छट रहे हैं और अभी बहुत समय तक नहीं चल सकेगा। लेकिन शुरू के 4 से 8 महीने तो बिल्कुल ऐसा कष्टदायी था कि जिसमें ऐसा लगता था कि सारी ज़िंदगी अब सारी यहीं सड़ जाएगी। जहाँ तक कष्ट और आपदाओं का सवाल है तो देश भर में उसकी चरम सीमा हुई थी। लेकिन इंदौर में जिस जेल में हम लोगों को रखा गया है, यहाँ की जिला जेल, उसमें प्रारंभ से ही बहुत बड़े बड़े लोग थे, इसलिए भी अत्याचार नहीं कर पाए। कुछ कांग्रेसी भी जो आज के बड़े कांग्रेसी नेता हैं वो भी आपके साथ जेल में बंद इनमें से कुछ लोग उनको अराजक तत्व मान करके और प्रकाश चंद्र सेठी के अपोजिट ग्रुप के होने के कारण से कुछ को गिरफ्तार कर लिया। जैसे सुरेश मुंडा को शायद बंद कर दिया था। जी, सुरेश मुंडा थे, तुलसी सिलावट भी थे, के मिश्रा थे, के यादव थे, ऐसे कुछ लोग भी और आ गए थे। तो इनको क्या ये तो कांग्रेसी थे, पर ये चूंकि मुख्यमंत्री से इनकी नहीं बनती हाँ, थी, तो इस तरह की भी राजनीति हो रही थी उस दौरान की बिल्कुल कांग्रेस ही। आपको ध्यान होगा उस समय प्रकाश चंद्र सेठी ने एक भाषण दे दिया था कि अब देखा हमने संघ को समाप्त कर दिया है। तब लोगों ने इसका उत्तर दिया था दूसरे दिन इंदौर में बहुत बड़ा आंदोलन करके कि संघ इस प्रकार से समाप्त होता नहीं है और कोई भी नहीं कर पाया, आपके पूर्वज भी ये सब कर करके मर गए, संघ इस प्रकार से समाप्त। और उसके बाद जो देश में भयंकर आंदोलन संघ के माध्यम से हुआ वो तो सब इतिहास साक्षी है। इतना बड़ा आंदोलन बताते हैं दुनिया में कहीं हुआ नहीं, इतने लोगों की गिरफ्तारी एक साथ कहीं हुई नहीं। हिंदुजा जी, चूंकि नई नई शादी हुई तो मेरे मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि आपकी पत्नी की क्या प्रतिक्रिया रही होगी कि आपको 15 दिन, महीने भर बाद ही जाना है, नई नवेली दूल्हे को पता नहीं था और हमको भी पता नहीं था, क्योंकि अनिश्चितता थी, पूरे देश के अंदर अनिश्चितता थी। जैसे आपने बताया कि शुरू में तो ये था कि भाई कितने दिन रखेंगे, क्या रखेंगे, किसी को कुछ पता नहीं था। तो उनको तो ये था कि तुमने मेरे को धोखे में रखा, और आज भी वो यही कहती है कि तुमने मेरे को धोखे में रखा। क्योंकि हमारे ससुर जो थे, वकील थे, वो भी ये जानते नहीं थे, क्योंकि आपातकाल पहली बार देश में लगा था, इसलिए अपने हमारे कार्यकर्ताओं को भी कोई समझ यानी उस समय नहीं थी और नेताओं को भी इतनी। माता जी को अभी भी शिकायत है आपसे इस बारे को लेकर? हाँ, हमारी पत्नी को अभी भी शिकायत है। लेकिन इसमें ऐसा है कि ये जो मैंने बताया कि कुछ कार्यकर्ता आंदोलन करके गए, कुछ 17 साल की उम्र के, 16 साल की उम्र के, अब हमारी भी उम्र उस समय क्या थी, 26 या 27 साल थी। तो ऐसे लोगों ने पैम्फलेट बांटे, साइक्लो स्टाइल पहले हुआ करती थी, शायद आप कई लोगों ने नाम नहीं सुना, वो पहले स्टेंसिल काटते थे, फिर वो तो उससे पैम्फलेट बनाए
और फिर हाथों से और ऐसे बोर्ड पर कुछ आपातकाल के विरोध में ऐसे पोस्टर बनाकर, और ऐसे नौजवानों ने, यानी जिसको अपन बाल या किशोर बोल सकते हैं, मुझे ऐसे मेरे अक्षर लोग। सुंदर होने से मैंने भी इस तरह के पोस्टर्स बनाए हैं कई बार। हाँ, तो क्या हुआ कि उसमें ऐसे कई लोग बंद हुए। तो हमारे क्षेत्र के, यानी मल्हारगंज क्षेत्र के ही 15-16 ऐसे कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, जिनकी उम्र 20 साल से नीचे हो गई, ऐसे भर्ती हो, और 2 तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। आज बहुत बड़ी बात की जाती है अस्थाना जी की, भाई देश में तानाशाही है, स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, और एक तरह की आपातकाल की लगी हुई स्थिति है, तानाशाही का फैसले हो रहे हैं। और तो आप अगर उसको 1975 से तुलना करें आज के वातावरण को, तो 1975 में क्या माहौल था, किस तरह की थी, क्या आज़ादी थी बोलने की, बात करने की, लोगों को अपने विचार रखने की, किस तरह का वातावरण था, और आज से उसका कंपैरिजन करें। जो आज कांग्रेसी कहते हैं कि आज बहुत देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, कांग्रेसी कहते हैं। आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि आपातकाल के साथ अखबारों के लिए जो सेंसरशिप लागू हुई, उसमें सरकारी अधिकारी ये तय करता था कि इस समाचार को शीर्षक कैसा देना है। चूंकि मैं समाचार पत्र से संबंधित था, इसलिए ये समाचार हमारे लिए रोज की वस्तु थे कि एक बनाया। जब पहले तो अखबारों को ही बंद रखा बहुत दिन तक, स्वदेश जैसे अखबार को, लेकिन जब छापने की अनुमति दी गई, तब कौन सा समाचार छापना है और उसे कैसा शीर्षक दे करके छापना है, ये तक सरकारी अधिकारी तय करता था। तो आज की स्थिति तो कहीं तुलना करने की बात ही नहीं है। आज तो हमारे चोटी के नेता भारत से बाहर जा करके भारत का विरोध कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उस समय की जो भीषण स्थिति थी, उसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते आप कि लोकतंत्र को किस प्रकार से कुचला जा रहा था, और संचार के साधनों को किस प्रकार से कैद कर लिया था सरकार ने। हिंदुजा जी, ये जब आप सब लोग जेल में बंद हो गए, तो समाज की क्या प्रतिक्रिया थी? जेल से में आप थे तो क्या बाहर से घर वालों के अलावा भी समाज के लोग आपसे मिलने आते थे, और वो किस तरह का रिएक्शन आपको देते थे? क्या बताते थे कि इस समय देश क्या सोच रहा है, इंदौर में क्या चल रहा है, इस तरह की कोई सूचनाएं आपको मिलती? उस समय ऐसा था कि डर तो व्याप्त था, इसलिए जो संपर्क थे, जो आते थे, रिश्तेदार भी थोड़ा सा दूरियां बना कर रखते थे, और बाकी लोग भी सब दूरियां बना के, स्वयंसेवक भी थोड़ी दूरियां बना कर रखते थे। लेकिन अंडरग्राउंड हमारा काम चल रहा था, यानी संघ की शाखाएं जरूर बंद हुई थी, शाखाएं यानी जो प्रत्यक्ष लगती है मैदान में लगती है। हाँ, लेकिन जो संघ कार्य है, संघगान गाते थे, संघ कार्य है, जो संपर्क का कार्य है, वो बराबर लगा था, क्योंकि कई प्रचारक अंडरग्राउंड थे। उनके परिवार की देखभाल कौन करता था? मान लीजिए कि परिवार के मुखिया आप हैं, संघ वो जेल में है, तो ये ऐसे जो प्रचारक बाहर थे, वो घर घर जाते थे वेश बदल कर, यानी धोती कुर्ता छोड़ दिया था, सफारी पहनते थे, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली थी, टोपी लगाते थे, यानी बिल्कुल वेश बदल कर और ऐसे जाते थे, और एक जगह नहीं रहते थे, घूमते रहते थे, जिससे उनको वो गिरफ्तार नहीं कर सके। और वो पर एक एक परिवार की जो है ना साथ संभाल करते थे, किसी को कष्ट तो नहीं है, किसी को आर्थिक संकट तो नहीं है, किसी यहाँ कोई बीमार तो नहीं हो गया है, इस प्रकार से करते। उनने भी काफी संघर्ष किया, त्याग किया। जो लोग जेल में नहीं थे, हाँ, ऐसे लोग, वो लोग बाहर रहकर भी समाज का काम कर रहे थे, क्योंकि परिवारों पर ऐसी आपत्तियां, ऐसी विपत्तियां आई थी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, और उसमें भी निर्दयता की सीमा तक पहुंच करके प्रशासन अपनी कठोरता बता रहा था। जैसे मैं बताऊं, स्वदेश के जो संपादक थे मेरे साथ, श्रीमान माणिक चंद जी वाजपेयी, उनकी पत्नी शांत हुई। मामा जी, उनकी पत्नी शांत हुई। उस समय भी उनको कुछ घंटे का ही पैरोल मिला, और वे शमशान तक होकर के वापस उनको जेल में ले आया गया। हमारा एक कार्यकर्ता प्रेमचंद राठौर शिक्षक थे, उनका बेटा ऊपर गैलरी से नीचे जमीन पर आकर के गिरा और मृत्यु हुई 4 वर्ष का। उसके लिए भी उन्होंने छुट्टी नहीं दी, वो केवल शमशान पहुंचे और शमशान से वापस आ गए। ऐसी स्थितियों में परिवार पर क्या बीता होगा, इसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इन स्थितियों में भी समाज के बाहर जो, जेल के बाहर जो लोग रहे, उन्होंने घर परिवारों को संवारा, केवल पालन ही नहीं किया, पोषण भी किया। हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जो बात की सांसद हैं सुमित्रा ताई, वे घर घर जाकर के और सहायता के लिए लोगों को ये करती थी। कलेक्टर और कार्यालय में जाने की आवश्यकता होती तो वे साथ जाती थी महिलाओं को पैरोल दिलाने के लिए।
पैरोल के लिए खड़ी रहने वाली महिलाओं के लिए कलेक्ट्रेट में कोई सुनवाई नहीं थी। बहन जेल के दरवाजे पर राखी लेकर के खड़ी रही और उसको मिलने नहीं दिया गया। तो अत्याचारों की तो पराकाष्ठा थी, इसलिए समाज का वातावरण भी उनके अनुकूल नहीं था, सरकार के अनुकूल नहीं था, वो बिगड़ता ही गया निश्चित रूप से, और उसका परिणाम फिर देख। बहुत धन्यवाद अस्थाना जी, हिंदुजा जी, आपका आपने बहुत ही गंभीर विषय के साथ और बहुत गंभीरता को बताया कि उस समय किस तरह के अत्याचार होते थे, किस तरह के जुल्म होते थे और किस तरह का वातावरण था, समाज में लोग कितने प्रताड़ित थे, कितने दुखी थे, कितने परेशान थे। ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन दो नए खास मेहमानों के साथ हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़ और आपातकाल की कड़वी यादें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपातकाल की कड़वी यादें। मेरे साथ दो नए मेहमान जुड़ गए हैं। रमेश गुप्ता जी जो आर्किटेक्ट हैं और जिन्होंने एक किताब लिखी है मैं मीसा बंदी, जिसमें मीसा से जुड़ी हुई, आपातकाल से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं, तमाम संस्मरण हैं। हमारे दूसरे मेहमान गिरीश शर्मा जी हैं, जो मुद्रा संग्राहक हैं लेकिन लोकतंत्र सेनानी संघ के जिला अध्यक्ष हैं, और आप दोनों 19 महीने तक जेल में रहे हैं, आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया है, आपातकाल के अत्याचार शासन प्रशासन के उन्होंने झेले हैं, और उनका एक अपना अनुभव है उस आपातकाल के दौरान किस तरह से समाज पर क्या गुजरी, परिवार पर क्या गुजरी। उनसे इसी विषय में हम बात करेंगे। रमेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप जेल में चले गए तो जेल की वो कड़वी यादें, आपने तो किताब भी लिखी है, कि किस तरह का वातावरण बाहर था, परिवार को क्या फेस करना पड़ रहा था, और समाज आपके बारे में क्या सोचता था, और आप जेल में थे। तो मैं कुछ एक वो आपकी बदतरीन याद आपकी मैं याद करवाना चाहता हूँ जिसको आप भूलना चाहते हैं। जी, सचमुच में भूलने वाली चीज़ों का आप फिर से याद दिला रहे हैं। वास्तव में वो इस प्रकार का संघर्ष का काल था। देखिए, मेरे परिवार में हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई शाहजहाँपुर जिला कार्यवाह थे। वो 26 जून को ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं 2 महीने तक रहा और 18 जून को उनकी बेटी की शादी हुई थी, विवाह हुआ था। तो विवाह के पश्चात की जो बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वो सब व्यवस्थाएं बची हुई थी। तो मुझे लगा कि मेरे को वहाँ जाकर के ठीक करना चाहिए। भाई साहब मक्सी में रहते थे, झोंकर में रहते थे, मैं इंदौर में रहता था। मैं यहाँ अपना व्यवसाय कर रहा था, उनका अपना व्यवसाय है और पत्रकार हैं वो भी। तो स्थिति ये बनी कि मैं हर 15 दिन में यहाँ से जाता था और घर में देखता था। मेरे उस समय 75 वर्षीय मेरे पिताजी थे, मेरी माँ थी, और भाई साहब के 4 बच्चे थे। मेरे 2 बच्चे थे, एक बिटिया थी, वो 2.25 महीने की थी जिस दिन गिरफ्तार हुआ उस दिन, और बेटा था 3 साल और 8 दिन का था। बहुत छोटे बच्चे थे। बहुत छोटे बच्चे थे। और मैं मुंबई से अपना जॉब छोड़ करके यहाँ आया था कि भाई इंदौर में जाकर प्रैक्टिस करेंगे। 73 में मैं आया था और 1.5 साल के बाद 75 में हमको बाहर अंदर जाना पड़ा। तो उस 2 महीने में मैंने मेरे घर पर जाकर के पिताजी का और इस पूरा घर की व्यवस्था देखता रहा। इस बीच में इंदौर के अंदर सेठी जी ने भोपाल में घोषणा की कि ये मैंने आरएसएस को ख़त्म कर दिया। एक्चुअली उन दिनों में क्या था कि संघ के बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। पहली पंक्ति के लोगों को तो 26 जून को ही गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद हम 12 अगस्त को गिरफ्तार हुआ। उस बीच में उन्होंने बीन बीन के गांव से इधर उधर से लोगों को लेकर के आए। हम लोग थोड़े सा अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे। मैं भी इंदौर महानगर शारीरिक प्रमुख था अस्थाना जी के साथ में। तो हम लोगों को समझ में आ गया था कि ये अब बिजली अपने ऊपर भी गिरने वाली है। तो हम लोगों ने फिर उसकी तैयारी करना शुरू कर दी थी। थोड़ा अंडरग्राउंड रहते थे, काम करते थे। जो लोग अंदर चले गए थे उनके घर में हम जाकर के ढाढ़स बंधाना है, उनकी कुछ व्यवस्थाएं हैं वो देखना पड़ती थी, वो देखते थे। पर जो सबसे बड़ी परेशानी मुझे समझ में आ रही थी उन दिनों में कि जो घर का कर्ता था, वो मुखिया था, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके पेरेंट्स थे 75 बरस के पेरेंट्स। अब जैसे मेरी उस वक्त 31 ईयर्स की एज थी, पर ऐसे भी लोग थे जो 40-45 साल के थे। उनकी किसी की बेटी शादी करने लायक थी, बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, घर किराए का था। अब उनको 1 महीना 2 महीना तो हमको लगा कि ठीक है हो जाएगा, सब कुछ झंझट खत्म हो जाएगा, पर वो चीज़ें बढ़ती चली गई। और उनके घर में जो अत्याचार हुआ, मैंने उनकी तो हालत ये हुई कि घर का किराया कौन देगा। घर से कई लोगों को बाहर दाल रोटी के लाले पड़ गए। घर से बाहर निकाल दिया गया, भैया किराया नहीं दे सकते, जाओ आप यहाँ से।
ऐसी स्थितियां बनने लगी, लड़कियों की जिनकी सगाई हो गई थी उनकी शादियां टूट गई कि तुम्हारे पिताजी तो जेल के अंदर हैं। ओहो, तो आप कल्पना करिए उस लड़की के ऊपर, जो 18-20 साल की लड़की होगी, उसके मन में क्या स्थिति बनी होगी। माने हम लोगों के प्रति भी उनके मन में, देखिए उतना बड़ा बच्चा थोड़ी समझता है कि हम राष्ट्र कार्य के लिए गए। हाँ वो तो समझता है कि मेरे पापा जेल में हैं, मेरे पिता जेल में हैं, मतलब कोई बुरे काम के लिए गए स्कूल होंगे। में बच्चे हैं, उनको ताने दिए जाते थे, अरे तेरा बाप तो जेल के अंदर है। अरे इतना अपमान। इवन समाज, जिस समाज से हम लोग जुड़े हुए थे, उस समाज के लोगों ने भी हे दृष्टि से देखना शुरू कर दिया कि अरे भाई ये तो जेल में है, और हम जैसे दोनों भाई जेल में थे, अरे भाई दोनों भाई जेल में हैं। हाँ। तो ऐसा मानने लगे जैसे कि हम बहुत बड़े अपराधी हो। गिरीश शर्मा जी, ये बहुत ही एक दर्दनाक दृश्य हमारे सामने 1975 का आया, आपने भी ये सब भुगता, तो आपके क्या अनुभव रहे इस बाबत? देखिए, मैं बहुत गरीब परिस्थिति से था। मेरे माता पिता रोज कमाते थे, रोज खाते थे। जब मुझे पकड़ के ले गए, गांधी रोड थाना था, उस वक्त मैं उग्र नेता के रूप में जाना जाता था, युवा नेता के रूप में। हालांकि आयु 20-22 साल थी। मैं, गोपाल राही, सुरेंद्र वर्मा एडवोकेट, हम तमाम लोगों का एक समूह था, जिसमें के मिश्रा जो आज कांग्रेस में है ये भी थे। मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ। जितनी यातनाएं पुलिस के पास हैं, लगभग सब मुझ पे आजमाई गई। तत्कालीन एसपी, तत्कालीन कलेक्टर ने खड़े रहकर मुझे पिटवाया। जब जेल में मुझे 3 या 4 दिन बाद ले गए, तो एक मरे हुए चूहे जैसी स्थिति थी मेरी। उठा के उन्होंने वहाँ से 4 लोगों ने उठाया और बैरिक में पटक दिया। उस वक्त हमारे एक वयोवृद्ध नेता थे, सरदार शेर सिंह, ट्रांसपोर्ट हाँ, कांग्रेस बैंक वाले, के हाँ। और दूसरे जो हमारे आरएसएस के परिचित, जनसंघ के परिचित नेता लोग थे, वो आए। उन्होंने सुना गिरीश शर्मा को ऐसा मारा गया, तो वो मुझे उठा के अपने बैरिक में ले गए। दूसरी तरफ मोहल्ले के कांग्रेसी लोगों ने हमारे गरीब घर के अंदर भी चोरियां करवा दी। पिताजी को अपशब्द कहते थे। छोटी छोटी बहनें थी, डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि मेरी पॉलिटिकल साख बहुत अच्छी थी, लोग मुझे एक ईमानदार नेता के रूप में जानते थे, और मेरा खर्चा भी जनता उठाती थी। मुझे मालूम पड़ा कि कई कार्यकर्ताओं के घरों में खाने को अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, और संघ के लोगों ने उस वक्त घर घर जाके लोगों की मदद की, जिनके लोग बंद थे जेलों में। वास्तव में आज जैसे अमृत काल है, वो विष काल था, कलंक काल था, और सिर्फ इसीलिए कि एक महिला को अपनी कुर्सी बचाना थी। एक महिला कौन? इंदिरा गांधी। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में, मतलब एक कुर्सी के लिए एक इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता बचानी थी, इसलिए पूरे देश को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, पूरे देश को जेल में डाल दिया गया, पूरे देश के साथ अत्याचार हुआ। रमेश जी, बिल्कुल। ये मानते हैं आप? बिल्कुल सही है। वास्तविकता है। और उसमें ग्रामीण क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा गया। भाई नगरीय क्षेत्र में तो ठीक है, लोग काम करते थे, छोटे छोटे स्थान से लोगों को बीन बीन कर लाए। एक हमारे देवास जिले का एक गांव है, वहाँ से कार्यकर्ता भूतड़ा करके उसको गिरफ्तार करके लाए। भूतिया गांव है, उस गांव से लेकर के, उस भूतिया गांव से लेकर के आए, और उसको बर्फ की सिल्ली पे लगाया गया, उसके बॉडीज के अंदर करंट लगाया गया। मतलब वो जब जेल के अंदर आए, जैसा इन्होंने बताया, तो उनकी हालत ऐसी थी कि उनको देख नहीं सकते थे, वैसी स्थिति थी। क्या शर्मा जी, आपको लगता है कि सेठी जी ने ज्यादा अत्याचार करवाया? स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी की सरकार थी, इसलिए? चूंकि यहाँ पर सेठी जी का दबदबा था, उन्होंने हम लोगों पर तो किए ही किए अत्याचार, लेकिन जो उनके विरोधी खेमे के लोग थे, कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के ही, जैसे वो के मिश्रा, सुरेश मिंडा, चमकौर सिंह, तिलविंदर सिंह, तमाम लोग, और भी बहुत सारे थे, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी अंदर ठांस दिया उन्होंने। दाजी साहब के लोगों को, दाजी साहब को नहीं पकड़ा, सीपीएम के लोगों को पकड़ा, जमात इस्लामी को पकड़ा, हिंदू महासभा के लोगों को पकड़ा, सभी को, और ज़्यादातर लोगों को यातनाएं दी गई। जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, फरार हो गए,
तो उनके परिवार के लोगों को थाने पे लाके पीटा गया और प्रेशर बनाया गया कि लाओ तुम पकड़ के उनको कहीं से। अब वो लोग तो जो युवा लोग थे भाग गए इधर उधर, आए नहीं हाथ में, घर के बच्चों को बंद कर दिया। एक गोपाल कसेरा का नाम था, 6 गोपाल कसेरा उन्होंने बंद कर दिए, 6 मीसाबंदी। नहीं, पर आज जो कांग्रेस में, रमेश जी आपसे, आज जो कांग्रेस कह रही है जी कि बहुत तानाशाही है, तो क्या कांग्रेस को ये पुरानी बातें याद नहीं है कि इस तरह के जुल्म हुए? पुराने कांग्रेसी तो बता सकते हैं, के मिश्रा तो बता सकते हैं, के मिश्रा तो बड़े नेता हैं, या दिग्विजय सिंह जी को भी तो इमरजेंसी के काल पता होगा। जी। तो कि उस दौरान क्या हुआ उसका कोई जिक्र आज के कांग्रेसी नहीं करते। वास्तव में तानाशाही क्या है ये उनको सबको पता है। अभी उनको कुछ चाहिए, इंदिरा जी को खुश करना, सोनिया जी को खुश करना है और कांग्रेस में किसी तरह से अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो नई नई बातें करते हैं। आपने सही कहा कि उनको तानाशाही दिख रही है। आज इतना अच्छा जनतंत्र चल रहा है, अपने प्रधानमंत्री को यहाँ के लोगों को छोड़ करके संसार भर में उनको पसंद किया जा रहा है। उनका कल भी जो अमेरिका में जो स्वागत किया है, पूरे संसार भर में उनकी प्रशंसा हो रही है। और यहाँ इन लोगों, क्योंकि एक भ्रष्टाचार को मिटाने का मोदी जी ने संकल्प लिया है और वो उसके लिए आंख बंद करके भिड़े हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आई एम नॉट बॉदर्ड, और ये भी बोल रहे हैं वो कि नहीं ठीक है तो मैं मेरी झोली लेकर के निकल पड़ूंगा, मेरे को किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि उनके नीचे कोई रेला नहीं है। हमने अभी बीच में पढ़ा है कि स्वर्ण अपने जो ये थे प्रधानमंत्री जी थे, सरदार जी मनमोहन सिंह जी, मनोहर, ये जर्मनी गए, अपने साथ में पूरा प्लेन भर करके रिश्तेदार और मित्रों को लेकर के गए। कल परसों का आया है, जर्मनी के वहाँ की जो एम्बेसडर थी और मैं काम करती थी उसका आया है। और मोदी जी का तो उनको ही लगा कि भाई ये भी अपने फैमिली को लेकर के आएंगे, और मोदी जी अकेले ही गए। तो अपन सब देख रहे हैं कि ये आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, पर आज देश में क्या इमरजेंसी जैसे हालात हैं जैसा कि कांग्रेस कह रही है? रंच मात्र नहीं है, रंच मात्र नहीं है। कहाँ इमरजेंसी की जो स्थितियां हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कानून भंग कर दिए थे, है ना, पूरे के पूरे अपने संविधान के अंदर संशोधन कर दिया, एक एक घटनाएं धीरे धीरे करती गई, पूरे विपक्ष को बंद करके रख दिया। केवल उनके साथ में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी डांगेवादी, उनको छोड़ करके पूरा विपक्ष अंदर था। डांगे गुट उसको छोड़कर सभी लोग थे, मार्क्सवादी थे। गिरीश शर्मा जी, कैसे तुलना करेंगे आप 1975 की 2023 से? देखिए, आज आप सोशल मीडिया के तमाम जो भी माध्यम हैं उनको उठा के देख लीजिए। हर आदमी को आज़ादी है कि वो प्रधानमंत्री से लगाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ लिख सके, और हमारे तमाम वर्गों के लोग इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त एक आदमी नारायण नारायण शब्द कहने के कारण जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण नेता थे। तो नारायण, भगवान नारायण का नाम नहीं ले सकते थे आप? नहीं ले सकते, ये स्थिति थी। एक बस के अंदर एक यात्री ने उससे महिला से कह दिया कि माताजी माफ़ करो, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया। क्यों? कि माताजी बोला। माताजी ने इंदिरा गांधी। हमारे एक बैरिस्टर मूलजी भाई, उमाशंकर मूलजी भाई त्रिवेदी थे, वो 80 साल के थे, उनको जेल में, पहले सांसद रहे मंदसौर क्षेत्र से, उनको उठा के जेल में इसलिए डाला गया कि ये आदमी बिजली के खंभे पे चढ़कर टेलीफोन के तार काट रहे थे, जबकि वो आदमी डुल भी नहीं 80 बरस के, वास्तव 80 में बरस। उनसे चलने फिरने की नहीं बनती थी। तो बीमार आदमी, उनको बिजली खंभे पे चढ़वा दिया। और नहीं, बीमार आदमी बिजली के खंभे पे चढ़कर टेलीफोन के तार काट ले। अच्छा, ये भी मजाक ये आरोप लगाया गया। और बहुत 17 साल के 18 साल के लड़कों को बंद कर दिया, यातनाएं दी। और आज कहाँ है वो चीज़? आज लोग चाहे जो कुछ कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग चाहे जो बोल देते, जिनकी कोई औकात नहीं है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को छार कर रहे हैं वो लोग। प्रधानमंत्री के पिताजी के तक को नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, आप माँ को, कहाँ है, पिताजी को, मतलब अगर ये तुलना, कौन कोई सी तुलना मानवता नहीं। है, कौन सा जनतंत्र है, या कौन से जनतंत्र दरअसल को ये लाना चाहते जो हैं। आपने किताब लिखी जी, मैं मीसाबंदी, जी, इसमें संस्मरण के अलावा जी। आपने उन लोगों को भी बेनकाब किया है जो अत्याचार के लिए जिम्मेदार थे? देखिए, कुछ ये पुस्तक जो लिखी गई है, इंदौर जेल में हम लोग रहे हैं 19 महीने, उसी को ही हमने लिया है। 1-2 चैप्टर मैंने लिए हैं जी, जिसके अंदर मैंने ये पूरी जानकारी दी कि कौन कौन लोग थे, ये उनके नाम भी दिए हैं मैंने, जो उस समय उनके साथ में थे। इंदिरा जी के साथ में ही जो लोग थे, और जिन लोगों ने वो थे, ओम क्या नाम है, ओम मेहता, ओम नहीं, ओम, हाँ, ओम मेहता थे,
विद्याचरण। उसके बाद में श्याम विद्याचरण शुक्ला थे। बंसीलाल। इन लोगों ने, बंसीलाल जी ने, इन्होंने जो अत्याचार किए हैं वो तो संजय गांधी जी की एक कोठरी थी, एक चौकड़ी थी संजय गांधी की, चौकड़ी थी। जिसमें बंसीलाल थे, बंसीलाल थे, जिसमें विद्याचरण शुक्ला थे, उसको काकस कहा जाता है। अंबिका सोनी थी। अंबिका सोनी थी, ठीक कह रहे हैं आप। और संजय गांधी का उस वक्त बोलबाला था, जो संजय गांधी ने कह दिया वही सरकार थी। वो सरकार थी। मैंने उस वक्त, अपने को मालूम है तुर्कमान गेट में क्या हुआ, कहाँ आज क्या हो रहा है। मैं गिरीश शर्मा जी, ये तुर्कमान गेट से मुझे याद है, मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या उस वक्त 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई तो मुस्लिमों को भी जेल में बंद किया गया, मुस्लिमों के भी अत्याचार हुए उस समय? जी हाँ, हुए। मुस्लिमों में जो लोग इनके खिलाफ थे वो काफ़ी बड़ी तादाद में जेल में डाले गए। इंदौर में मीसाबंदी काफ़ी हैं और उनको पेंशन भी मिल रही है, मामा जी दे रहा है। लेकिन इसने, इंदिरा गांधी ने उस वक्त कोई भी एक आचार संहिता नहीं रखी कि किस हद तक गिरेगी वो। और आज भी कांग्रेस पार्टी के जो अवशेष हैं ये उस काल के लिए माफ़ी नहीं मांग रहे। अभी क्या हो रहा है कि कई राज्यों ने मीसाबंदियों को पेंशन देना चालू की, सम्मान निधि। सरकार बदल गई, मान लीजिए, कमलनाथ जी के आ गए थे तो बंद कर दी थी उन्होंने। आते ही बंद कर दी, हिमाचल में आते ही बंद कर दी, राजस्थान में आते ही बंद कर दी। अरे 70, 75, 80 साल के इन लोगों को आप इस प्रकार से बुढ़ापे में बेसहारा कर रहे हो, ये कौन सी बात? जिन्होंने देश के लोकतंत्र के लिए अपने जिन्होंने जवानी में, अपनी जवानी आज काम धाम में, देखिए मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, बॉम्बे छोड़ करके यहाँ अपना काम शुरू करने आया था और ये स्थिति हो गई कि मेरा परिवार डिस्टर्ब हो गया, मेरे बड़े भाई थे, डिस्टर्ब हो गया। अब ऐसे लोगों के उन दिनों में जो परिवारों की हालत थी वो इतनी खराब हो गई थी, और आज ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वो तो हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। कहीं से कहीं तक अपने को जमता नहीं है, किसी को भी नहीं जम सकता है कि जिस प्रकार के विषय को लेकर के वो लोग कह रहे हैं। और सचमुच में अभी इन्होंने कहा ना कि अभी तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, पूरा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लोगों के पास में इतनी सारी चीज़ें हैं और सब खुल करके आ रही है। जब आप जेल से बाहर आए आप लोग जी, और सरकार बदल गई, निज़ाम बदल गया, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बन गए, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार आ गई, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, कैलाश जोशी जी वगैरह सत्ता में आ गए, तो कुछ परिवर्तन, आप बाहर आए तो फिर लोगों ने आपके साथ तरह लिया और आपको किस तरह का परिवर्तन महसूस हुआ? निश्चित रूप से परिवर्तन महसूस हुआ। एक तो जिसको बोलते हैं ना, पूरा देश ही जेल हो गया था। ऐसा नहीं हम लोग जेल में बंद, समाज ने स्वीकार किया आपको बाहर निकलने के समाज बाद? ने इतना अच्छा स्वीकार किया, स्वागत किया। और जहाँ उन दिनों तो घर घर में हमारा स्वागत होता था। इवन मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ वहाँ हम लोगों का जुलूस निकाला गया और मुस्लिम मोहल्ले में वो लेकर के गए, और एक महिला ने कहा नहीं मैं तो इन भैया का मैं स्वागत करूँगा, और उनके घर में उन्होंने स्वागत किया। तो मुस्लिम महिला ने तो वास्तव में स्थिति ये थी कि पूरा देश त्रस्त था, कोई बोल नहीं सकता था। देखिए नसबंदी कर दी, किस किस की नसबंदी की? बूढ़े लोगों की नसबंदी कर दी, अविवाहित बच्चों की कर दी, अविवाहित की कर दी। टारगेट दिए गए। मैंने, मेरा एक मित्र ही है, मेरे साथ पढ़ता था, वो उस डिपार्टमेंट में काम करता था। टारगेट दिया गया तो उसने अपने भाई को, क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके भाई को जो कि उस वक्त 60-65 वर्ष के थे, उनको ले जा करके खड़ा कर दिया और उनकी नसबंदी करवा दी। और वो गाली देते रहे, भैया मेरा क्या होने वाला है, पर उनको टारगेट पूरे करना है। अब इस प्रकार का झूठा जिसको बोलते हैं प्रचार हुआ, बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका, गिरीश शर्मा जी आपका, जो आपने उस काले पन्ने को, काले इतिहास को, कलंक को हमारी जनता के सामने, दर्शकों के सामने रखा है। जो लोग 1975 के बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग आपातकाल के बारे में नहीं जानते हैं, या जिनका जन्म 1975 के बाद हुआ है, जिन्होंने इमरजेंसी को नहीं देखा है, वो हमारे इन चारों मेहमानों की आप बीती को सुनेंगे तो वो समझेंगे कि अत्याचार क्या होता है, शासन के जुल्म क्या होते हैं, सरकार की दादागिरी, गुंडागिर्दी क्या होती है, और किस तरह से सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया जाता है। ये अगर देखना है तो 1975 के दस्तावेज देखिए, 1975 से 77 तक होने वाले अत्याचार को देखिए, 1975 से 77 के दौरान कांग्रेसी हुकूमत ने जो जुल्म किए, जो सितम किए हैं, उस पर नज़र डालिए तो आपको पता चलेगा कि देश में आज न सिर्फ लोकतंत्र जिंदा है, बल्कि लोकतंत्र अमर भी है, अजर भी है और अक्षुण है। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।